कि आप लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाइए, आप किसानों को लट्ठों से बांधिए, आप किसानों के साथ दुराचार कीजिए और जो जेल जाएगा 2 महीने 4 महीने उसको हम उतना बड़ा नेता बना देंगे। बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सिंगू बॉर्डर पे जो घटना हुई तो वो भी साफ तौर पे दिखा रहा है कि आरएसएस द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र है। ज्ञान इनका गौमूत्र और गोबर वहीं तक सीमित है और इतिहास भूगोल इनका जो आरएसएस की किताबों में लिखा हुआ है वहां तक इनको ज्ञान है। क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह जी कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल अब ये लोग सावरकर को भारत रत्न दिलवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक भूमिका रची जा रही है कि सावरकर हो, गोलवलकर हो या नाथूराम गोडसे हो, ये सभी आतंकवादी थे। कोई खुल के आतंकवाद कर रहा था, कोई छिप के आतंकवाद की घटना कर रहा था। सबने देश को तोड़ने का काम किया। हजारों की संख्या में ऐसे संघियों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने हमारे देश के क्रांतिकारियों को जेल भिजवाने का काम किया, उनको गोली मरवाने का काम किया। और ये दलाली इनके खून में है, गद्दारी इनके खून में है। इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। इनकी संस्कृति में सिर्फ भगवा झंडा था, भगवा को ये अपना झंडा मानते हैं और हमारे देश को ये अपना देश नहीं मानते। ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। विश्व के कई ऐसी देश हैं जो आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। भाई देखिए, सरकार का जो रवैया है उस रवैये को आपको समझना पड़ेगा। सरकार की जो सोच है उस सोच को हमें समझना पड़ेगा। सरकार की जो सोच है वो समाज में नफरत फैलाने की है, लोगों में आपसी फूट डलवाने की है। इन्होंने जो लखीमपुर खीरी की घटना की थी, उस घटना की आड़ में ये हिंदू सिख दंगे फैलाना चाह रहे थे, जिसमें ये पूरी तरीके से नाकाम रहे। इनके मुख्यमंत्री और बड़े बड़े जो नेता हैं ये खुद बयान देते हैं कि आप लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाइए, आप किसानों को लट्ठों से बांधिए, आप किसानों के साथ दुराचार कीजिए और जो जेल जाएगा 2 महीने 4 महीने उसको हम उतना बड़ा नेता बना देंगे। ये बाकायदा रिकॉर्डेड बयान है मनोहर लाल खट्टर का। योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि हम बुलडोजर चढ़ाएंगे किसानों के ऊपर, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी घर की जमीनें नीलाम की जाएंगी, जब्त की जाएंगी। तो आत्मविश्वास की बात अगर हम करें तो किसानों के आत्मविश्वास में भी पूरी तरीके से बढ़ोतरी है और बीजेपी इस समय तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और आए दिन बीजेपी के किसी न किसी नेता का बयान, जो विवादित बयान आता है, वो विवादित बयान साफ तौर पे ये दर्शाता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में मदहोश है और इन्हें जनता, जिस जनता के पास जाकर, जिस जनता के पैरों पे पड़ के ये लोग वोट मांगने आए थे और सत्ता में इनको बैठाया गया था, ये वही किसान है जिस किसान ने इन्हें वोट दिया था। इन्हें सर माथे पे रखा था। 2014 और 17 से पहले के चुनाव की बात की जाए तो इन्हीं किसानों से इन्होंने कहा था कि हम आपकी आय डबल कर देंगे, आपको एमएसपी की सुनिश्चिति देंगे, आपके जो बकाया भुगतान है वो तत्काल किए जाएंगे। और उसके बाद हो क्या रहा है, बिजली हमारी महंगी कर दी गई, पानी महंगा कर दिया गया, खादें हमारी महंगी कर दी गई, बीज हमारा महंगा कर दिया गया और ऊपर से अगर हम हक हकूक की बात करते हैं तो हमारे साथ तरह तरह की घटनाएं होती हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सिंगू बॉर्डर पे जो घटना हुई तो वो भी साफ तौर पे दिखा रहा है कि आरएसएस द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र है। कहाँ जो राजनाथ सिंह जी एक बयान देते हैं कि सावरकर के लिए महात्मा गांधी ने जो है माफीनामे की अपील की थी। जो सावरकर जिस दौर में जेल में थे उस दौर में महात्मा गांधी अफ्रीका में जाकर वकालत कर रहे थे। महात्मा गांधी 1915 के बाद तो भारत में आए। तो ये तो इनके इतिहास की जानकारी है, इनका इतिहास भी शून्य है, इनका सामाजिक ज्ञान भी शून्य है और इनका विज्ञान भी शून्य है। विज्ञान इनका गौमूत्र और गोबर वहीं तक सीमित है और इतिहास भूगोल इनका जो आरएसएस की किताबों में लिखा हुआ है वहां तक इनको ज्ञान है। आरएसएस की किताबों ने जो इतिहास लिख दिया है उसी को ये सच। राजनाथ को तो सुलझा हुआ नेता कहा जाता था कि काफी जानकार और सुलझा हुआ नेता, आखिर वो इन चीजों पे कैसे पड़ गए कि सावरकर और गांधी कहाँ से आगे पीछे? एक क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह जी कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल अब ये लोग सावरकर को भारत रत्न दिलवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक भूमिका रची जा रही है कि इसके पक्ष में महात्मा गांधी भी थे, इसके पक्ष में ये भी थे। जबकि हमें एक चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी कि सावरकर हो, गोलवलकर हो या नाथूराम गोडसे हो, ये सभी आतंकवादी थे।
कोई खुल के आतंकवाद कर रहा था, कोई छिप के आतंकवाद की घटना कर रहा था, सबने देश को तोड़ने का काम किया। सावरकर ने बकायदा ब्रिटिश हुकूमत से आजीवन पेंशन लिए, इसके लिखित बयान है। और जितने भी आरएसएस के लोग थे ये मुखबिरी करते थे ब्रिटिश हुकूमत की। और इसी वजह से एक भी आरएसएस का जो कार्यकर्ता है, 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ, उसमें से किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता आप का वीर सावरकर नहीं मानते? आजादी के आंदोलन में कोई भी योगदान नहीं रहा है। मैं संघियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 10 संघियों के नाम बता दीजिए जिन्होंने देश के लिए शहादत दी हो, शायद एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। और मैं हजारों की संख्या में ऐसे संघियों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने हमारे देश के क्रांतिकारियों को जेल भिजवाने का काम किया, उनको गोली मरवाने का काम किया और उनके लिए मुखबिरी का काम किया। ये दलाली इनके खून में है, गद्दारी इनके खून में है। इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। ये वही आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद थी जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बंगाल में सरकार बनाई थी 1942 के दौर में, ठीक है। और ये वही आरएसएस है जिसने मुस्लिम लीग के साथ देश को 2 टुकड़े में बांटने की वकालत की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। अब ये वही आरएसएस है अब जो देशभक्ति का हम लोगों को देशभक्ति के नाम पे भ्रम में फैलाने का काम कर रही है। तो हमें ये बताया जाए कि देश को आजाद होने के 52 साल तक आरएसएस का जो मुख्यालय है, नागपुरी मुख्यालय, वहां पर तिरंगा झंडा ये लोग क्यों नहीं फहराते? क्योंकि इन्होंने कभी तिरंगे को नहीं अपनाया। इनकी संस्कृति में सिर्फ भगवा झंडा था, भगवा को ये अपना झंडा मानते हैं और हमारे देश को ये अपना देश नहीं मानते। ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। विश्व के कई ऐसी देश है जो आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को, मोदी जी को भी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था। गोधरा कांड के बाद मोदी जी की भी छवि अंतर्राष्ट्रीय रूप में धूमिल हो चुकी थी। तो इनकी संस्कृति वही है, ये देश को तोड़ते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और उसी के नाम पर ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रभक्ति, अगर आपको देशभक्ति सीखना हो तो सावरकर की आइडियोलॉजी का पालन भाई, देशभक्ति सिखाने के लिए हमें आरएसएस और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के भाषण की जरूरत नहीं है। हमारे देश के युवाओं को पता है कि देशभक्ति हमें कहाँ से सीखनी है। देशभक्ति हमें सुभाष चंद्र बोस बताते हैं, देशभक्ति हमें सरदार भगत सिंह बताते हैं, देशभक्ति हमें महात्मा गांधी बताते हैं। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है जिसे विदेशों में आज भी नमन किया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन के साथ कई ऐसे बड़ी बड़ी विश्व शक्तियां हैं जो गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं और गांधी की विचारधारा को पढ़ना चाहती हैं। विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे और गांधी और भगत सिंह के जो भी यहाँ पे साहित्य, लिखित साहित्य है, उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमें आरएसएस के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें मत सिखाइए कि आप देशभक्ति का ज्ञान, हमें मत पढ़ाइए देशभक्ति का ज्ञान। आप देशभक्ति नहीं सिखा रहे, आप सिर्फ राजभक्ति कर रहे हैं। आप सिर्फ देशभक्ति की आड़ में सत्ता में बैठना चाहते हैं, लेकिन किसानों के साथ आम जनता और मजदूर और जो युवा वर्ग है वो इस समय पूरी तरीके से समझ चुका है। क्योंकि इनके जो वादे थे, चाहे मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे योगी जी के 70 लाख रोजगार का वादा हो, ये सारे के सारे वादे इनके जुमले निकले हैं। महंगाई पे ये कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आज की डेट में आपको पता है डीजल कितना महंगा हो गया, 95 रुपए डीजल हो गया है। पेट्रोल जो है इस समय 104 रुपए है। तो आप ये सोचिए कि एक आम आदमी, मजदूर और किसान का बच्चा कैसे अपना परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। मंत्री ने कह दिया तेल इसलिए महंगा हो रहा है कि वैक्सीन फ्री दी जा रही है। आपको वैक्सीन फ्री मिल रही है, भाई महंगाई झेल लीजिए। वैक्सीन तो फ्री इन्हें देनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने WHO से हजारों करोड़ रुपए का फंड लिया है। अभी तो इसकी भी जांच होगी। और वही मोदी जी जो पीएम केयर फंड की दुहाई देते थे और ये कहते थे कि पीएम केयर फंड में आप पैसे डालिए और देश को कोरोना की महामारी से मजबूत कीजिए, इस आर्थिक मार को जो झेल रहा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है कि पीएम केयर फंड जो है वो सरकारी फंड नहीं है। इसकी हम जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि जो पीएम केयर फंड में पैसा आया है तो इसका ब्यौरा दिया जाए।
तो प्रधानमंत्री जी का साफ तौर पे ये कहना है कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है, वो निजी फंड है। तो जब पैसा लेना होता है तो पीएम केयर फंड सरकारी फंड हो जाता है, जब आम आदमी से वोट लेना होता है तो किसान, आम आदमी और युवा जो है वो देश का नागरिक हो जाता है, उसको सरमाथे पे बिठाया जाता है। और अब जब उनके हक हकूक की बात आ रही है तो वही किसान इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, गद्दार नजर आ रहा है। उसी युवा को योगी आदित्यनाथ संदेश दे रहे हैं कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो हम आपके घर पे बुलडोजर चढ़वा देंगे। भाई, युवा को रोजगार देना, शिक्षा देना और जो जरूरतमंद है उसको 2 वक्त की रोटी देना, ये तो मौलिक अधिकार है हमारे देश का। हमारे देश का संविधान कहता है कि ये तो मौलिक अधिकार है और ये देना पड़ेगा। कई ऐसी विश्व शक्तियां हैं जो बेरोजगारी भत्ता तक देती हैं और यूएस, यूके के साथ कई बड़े बड़े देश हैं जो 1,500 $2,000 जो है अपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। और वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि युवा जो बच्चा पैदा होता है तो उसको पढ़ाई लिखाई देना और अच्छी परवरिश करना। आपने बेरोजगारी की बात की, आपने दिल्ली में देखा होगा, मेट्रो में कई जगहों पे जाई बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। देश का उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। नौकरियां सिर्फ मेट्रो की होर्डिंग पे है। दिल्ली में जगह जगह बैनर पोस्टर लगे, वहाँ नौकरियां हैं। ये सिर्फ 80,000 रोजगार दे पाए हैं पिछले 4.5, अब तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं। 80 से 1 लाख रोजगार दे पाए और उसमें भी 10,000 से ज्यादा नियुक्तियां ऐसी हैं जिनमें इन्होंने धांधली की है। EWS जो कोटा होता है उसमें मंत्रियों के भाई और भतीजों को और बेटों को नौकरियां देने का काम हुआ है। OBC, SC, ST की जो भर्तियां हैं उसमें साफ तौर पे सवर्णों को नौकरियां देने का काम किया है। ये घोटालों की सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए हैं, लोगों को लूटा है, लोगों पे महंगाई की मार बढ़ाई है। और महिलाओं के ऊपर दुराचार की आप बात कर लो तो लगभग 200% दुराचार की घटनाएं महिलाओं के ऊपर बढ़ चुकी हैं। इस समय विपक्ष के साथ किसान, युवा और जो समस्त जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और बदलाव आपको साथ